जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है और आपने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर। आंसर को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके कंप्लीट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा, यानी एक ही आंसर में आपका पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ज़रूर से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑफ स्टडीज़ करके, जिसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। इसका हम सबसे पहले एक ऐसा आंसर देखने वाले हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे और आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ बताएंगे जिससे आपको याद भी हो जाए कि ऑफ स्टडीज़ में जो ऐसे है फ्रांसिस बेकन का, इसमें मुख्य रूप से इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला ये क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट याद कर, आर यूजफुल इन 3 वेज, फॉर प्लीजर, फॉर इम्प्रूविंग कन्वर्सेशन एंड फॉर प्रैक्टिकल स्किल। फ्रांसिस हैं वो कहते हैं कि अध्ययन 3 उद्देश्यों के लिए उपयोगी है, आनंद के लिए, सजावट यानी व्यवहार में सुंदरता के लिए और योग्यता बढ़ाने के लिए। तो पहला पॉइंट ये याद रखिए कि बेकन्स अपने एस्से में कहते हैं, ऑफ स्टडीज़ में कहते हैं कि स्टडी सर्व्स डिलाइट। स्टडी के 3 उद्देश्य होते हैं, 3 पर्पस होते हैं। पहला कि सर्व डिलाइट यानी आनंद के लिए, दूसरा ऑइनमेंट, ऑइनमेंट माने सजावट होता है, और व्यवहार में सुंदरता, सजावट मतलब व्यवहार में सुंदरता, एंड फॉर एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो स्टडी के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, डिलाइट, ऑइनमेंट एंड एबिलिटी। जो पॉइंट है वो है, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, वी enjoying रीडिंग मोस्ट when वी आर alone और रिलैक्स। बेकन्स कहते हैं कि अध्ययन का असली आनंद तब मिलता है जब हम अकेले हों या विश्राम में हों। तो ये सेकंड यूज़ है स्टडी का कि देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन, स्टडी का जो असली आनंद है वो है हमें कब मिलता है, जब हम प्राइवेट अकेले होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई एक कंपनी मिल गई है हमें, एंड रिटायरिंग, अकेले हूँ और विश्राम में हूँ। थर्ड पॉइंट आता है, फॉर ऑइनमेंट इट इज़ इन अ डिस्कोर्स, नॉलेज मेक्स आवर स्पीच एंड कन्वर्सेशन ग्रेसफुल। नॉलेज यानी ज्ञान जो होता है वह हमारी बातचीत को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। फॉर ऑइनमेंट इट इज़ इन डिस्कोर्स, तो नॉलेज जो है वो हमें हमारी बातों को और भी ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, ऐसा कहते हैं फ्रांसिस अपने ऑफ स्टडीज़ एस्से में। यानी कुल मिला के वो स्टडी का जो यूज़फुल है उसके बेनिफिट्स जो हैं वही बता रहे हैं। फिर आता है कि फॉर एबिलिटी इट इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, स्टडी हेल्प अस मेक वॉइस डिसीजन इन वर्क एंड लाइफ। स्टडी जो होता है हेल्प करता है, हेल्प अस हमें हेल्प करता है टू मेक वाइज डिसीजन, एक अच्छा निर्णय लेने में, एक सही निर्णय लेने में, इन वर्क एंड लाइफ, काम में और जीवन में एक अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए हमें स्टडी हेल्प करता है। तो इसीलिए इसकी हेडिंग जो है वो दी गई है, फॉर एबिलिटी इट इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। इसके बाद है कि एक्सपेरिमेंट कैन हैंडल इंडिविजुअल टास्क वेल, बट ओनली लर्नड पीपल कैन बिग थिंग्स एंड गाइड अदर वॉइसली। अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो छोटे छोटे काम अच्छे से कर सकते हैं, परंतु शिक्षित व्यक्ति ही बड़े ही कार्यों को योजना और दिशा दे सकता है। Studying too much make a person lazy. Using knowledge
just to show off makes one proud. Judging everything only by books makes one foolish. बहुत अधिक पढ़ना आलस से लाता है। फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना आलस से वाला काम है। केवल दिखावे के लिए पढ़ना अहंकार है और हर निर्णय किताबों से लेना मूर्खता है। इसके बाद ये कहते हैं कि दे परफेक्ट नेचर एंड दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। स्टडी इम्प्रूव आवर नेचुरल एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस परफेक्ट आवर स्टडीज़। अध्ययन हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को निखारता है और अनुभव अध्ययन को पूर्ण बनाता है। यानी स्टडी जो है हमें नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए, नहीं तो वो स्टडी जो है किसी काम की नहीं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर मैन एंड वॉइस मैन यूज देम। जो क्लेवर होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, पीपल हेट्स स्टडीज़ और फूलिश पीपल एडमायर देम ब्लाइंडली बट वॉइस पीपल यूज देम प्रॉपरली। जो चालाक लोग होते हैं वो अध्ययन को तुच्छ समझते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस अंधी प्रशंसा करते हैं, जबकि जो बुद्धिमान लोग व्यक्ति होते हैं वही उसका सही उपयोग करता है। इसके बाद फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वी शुड नॉट रीड टू आर्ग्यू। हमें पढ़ना ना तो विवाद करने के लिए नहीं पढ़ना है, टू आर्ग्यू, टू बिलीव एवरीथिंग ब्लाइंडली, और सब कुछ अंधविश्वास के लिए भी नहीं पढ़ना चाहिए, और टू फाइंड टॉपिक फॉर टॉक, ना केवल बात करने के लिए। वी शुड रीड टू अंडरस्टैंड एंड जज वॉइसली, बल्कि अंधविश्वास सोच समझकर सही निर्णय लेने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि अंधविश्वास के लिए, विवाद करने के लिए और बातें बनाने के लिए। Some books are to be tasted, other to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Some books you should be read partly, some quickly and some deeply and some thoughtfully. कुछ किताबें केवल चखी जाती हैं ना, और कुछ किताबें जल्दी पढ़ी जाती हैं, और कुछ किताबें जो हैं वो गहराई से पढ़कर आत्मसात किया जाता है। तो ये 3 वेज होते हैं स्टडी के, पढ़ने के। कोई जो है वो केवल किताब को थोड़ा सा पढ़ता है, और कोई बहुत जल्दी से पढ़ता है लेकिन पूरा कंप्लीट करता है, और कोई ऐसा है कि जो बहुत गहराई से पढ़ता है और सभी चीज़ों को नोटिस करता है और उसे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, और उसने उन चीज़ों को, उन बातों को जो भी वह सीखता है उन्हें फॉलो करता है। इसके बाद फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग गिव्स नॉलेज। रीडिंग जो होती है, पढ़ना, वो हमें नॉलेज, ज्ञान देता है। एंड डिस्कशन, बातचीत, मेक्स अ वन क्विक। बातचीत जो है वो हमें तत्पर बनाती है। एंड कॉन्फिडेंट एंड राइटिंग मेक वन एक्यूरेट एंड क्लियर। जबकि लिखना जो है, राइटिंग, वो हमें स्पष्ट और सटीक बनाता है। If a person doesn't rhyme, he must remember a lot. If he doesn't discuss, he must think fast. If he doesn't read, he must act clever to hide his ignorance. जो व्यक्ति कम लिखता है उसे अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए। जो कम चर्चा करता है उसे तुरंत बुद्धि लगानी चाहिए, और जो कम पढ़ता है उसे चालाक बनना पड़ता है। ऐसा कहते हैं फ्रांसिस बेकन। फिर आता है कि ईच सब्जेक्ट शेप्ड द माइंड डिफरेंटली। जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं वह हमारे माइंड को जो है अलग अलग तरीके शेप देते हैं, आकार देते हैं, सोच समझने की क्षमता देते हैं। हिस्ट्री मेक्स वन वाइज। हिस्ट्री, इतिहास जो है वो हमें बुद्धिमान बनाता है। पोइट्री गिव्स इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति जो होती है वह बढ़ती है कविताओं से।
मैथ शेपनेस रीजन, मैथ जो होता है वह गणित, वह हमें तर्कशील बनाता है। और साइंस जो है गिव डीप्थ, साइंस जो है वह गहराई देती है। मोरल गिव्स सीरियसनेस, नैतिकता हमें गंभीरता लाती है हमारे अंदर। एंड तर्कशास्त्र बहस की शक्ति देता है। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र गिव पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर, इसके बाद का जो चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि है चैप्टर जो है वो एडिशन का ऐसे है। जॉन्स एडिशन का सबसे पहली लाइन जो आता है कि आई एम ऑलवेज वेरी प्लेस्ड विद द कंट्री संडे। ये एडिशन जो है इनके ऐसे का नाम है सर रॉजर एट चर्च। तो ये एडिशन कहते हैं, एडिशन सेज ही लव संडेज, वह कहते हैं उन्हें रविवार बहुत पसंद है क्योंकि वह लोग शादी और भक्ति से पूजा करते हैं ना। कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड। सेकेंड लाइन में ये कहते हैं कि माई फ्रेंड सर रॉजर इज़ वेरी पंक्चुअल इन हिज अटेंडेंस एट चर्च। जो एडिशन के फ्रेंड होते हैं सर रॉगर, वो बहुत ही पंक्चुअल हैं, यानी वो रेगुलर होके जाते हैं कहाँ पर, चर्च पर। एंड सर रॉजर नेवर मिसेस चर्च, वो कभी चर्च जाना नहीं भूलते। एंड ही कम्स अर्ली विथ ऑल हिज सर्वेंट्स, और वह जो है वो अपने सभी नौकरों को साथ लेकर चलते हैं। मोरल क्या है, मैसेज क्या देती है यह लाइन हमें कि रिलीजन मीन्स एग्जाम्पल नॉट कमांड। फिर देखते हैं कि ही गिव्स ईच ऑफ हिज सर्वेंट्स अ सीट अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। सर रॉजर जो होते हैं वो सभी को उनकी जगहों पर बैठाते हैं। एवरी वन हैज़ अ फिक्स्ड सीट शोइंग ऑर्डर एंड इक्वली, उन्होंने हर नौकरों को जगह तथा सीट दी जिससे अनुशासन और समानता दिखती है। आता है अब फोर्थ लाइन जिसमें कि ही ऑफन रीड्स अलाउड टू encourage to the clerk. Sometimes Sir Roger himself reads Bible pages to inspire other. कभी कभी जो सर रॉजर होते हैं वो खुद बाइबल पढ़ते हैं ताकि दूसरों में प्रेरणा जगाएं। He looks upon the whole congregation as his family. He treats a village like family members. वह पूरे गांव को अपने परिवार की तरह मानते हैं। कौन? सर रॉजर जो हैं। फिर आता है सिक्स लाइन्स में he has beautifully the church and repaired it in his own charges. He spent his own money to repair the decorate the church. वह अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और चर्च की सजावट के लिए, उसकी मरम्मत के लिए। फिर आता है लाइन नंबर 7 जिसमें याद रखिए कि देयर इज समथिंग इन हिज बिहेवियर विच कमांड्स रेस्पेक्ट। हिज सिंसेरिटी नेचुरली अर्न रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। उनकी सादगी और भक्ति देखकर लोग स्वतः ही उनका सम्मान करते थे। अब एक शॉर्टकट में इसकी समरी देख लीजिए इस चैप्टर की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो सर रॉजर जो हैं, एडिशन जो हैं पेंट्स सर रॉजर, उनके बारे में लिखते हैं। सर रॉजर के बारे में एडिशन एज अ मॉडल क्रिश्चियन, एक आदर्श क्रिश्चियन के रूप में जो कि पोलाइट यानी विनम्र होते हैं, हम्बल एंड जेन्युइनली रिलीजियस, और जो धार्मिक, मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ही डज नॉट फोर्स एनीवन, वह किसी को फोर्स नहीं करते, बट ही इंस्पायर देम, वह उन्हें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। थ्रू एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में उन्हें इंस्पायर करते हैं। द ऐसे आल्सो फ्रेजेस द पीस एंड मोरल, या ऐसे जो है वो पीस, शांति, और मोरल ब्यूटी ऑफ विलेज, और विलेज की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसके बारे में हमें बताता है। यह निबंध जो है गांव के भले और धार्मिक व्यक्ति सर रॉजर का चित्र जो कि धर्म को दिखावे से नहीं बल्कि आचरण से मानते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं।
मोरल या मैसेज क्या दे रहा है ये ऐसे हमें कि ट्रू रिलीजन मीन्स गुड बिहेवियर। एक अच्छा जो धर्म का मतलब यही है गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, डिसिप्लिन एंड काइंडनेस, अनुशासन और दयालुता। सच्चा धर्म आडंबर नहीं बल्कि अच्छे आचरण और सादगी में है। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है। 8 और 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब सर रॉजर कैरेक्टर्स एज प्रेजेंटेड बाय एडिसन। सर रॉजर के कैरेक्टर के बारे में लिखना है, उनके बिहेवियर के बारे में बताना है जो कि एडिशन ने अपने एसे में लिखा है। चलिए देखते हैं आंसर को। सर रॉजर डी कवरली इज पोर्ट्रेड एज अ काइंड, रिलीजियस एंड मोरल मैन, जिसका मतलब है कि एडिशन ने कहा है अपने एसे में कि सर रॉजर जो होते हैं वो एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति, एक दयालु, धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ही अटेंड चर्च रेगुलरली, जो कि रेगुलर नियमित रूप से चर्च में जाते हैं। सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में। एंड ट्रीट हिज सर्वेंट विद इक्वली, और वो अपने नौकरों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं, इक्वली व्यवहार करते हैं सभी के साथ। ही मेंटेन डिसिप्लिन हेल्प्स द पुअर, वो जो है डिसिप्लिन अनुशासन को बनाए रखते हैं। एंड हेल्प द पुअर, और पुअर गरीबों की सहायता करते हैं। एंड स्पेंड वेल्थ टू पब्लिक गुड्स, और जो है पैसे खर्च करते हैं फॉर पब्लिक गुड, समाज की भलाई के लिए। एडिशन यूजेस हिम एज अ सिंबल ऑफ आइडियल क्रिश्चियन बिहेवियर। एडिशन जो कि राइटर हैं सर रॉजर एट चर्च के, वो उन्हें एक सिंबल, आइडियल सिंबल, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं क्रिश्चियन बिहेवियर का ना, जो कि जेंटल होते हैं, ह्यूमरस हैं एंड सिंसियर, जो कि ह्यूमरस यानी दूसरों को हंसाने वाले, जेंटल यानी विनम्र हैं, एंड सिंसियर। थ्रू सर रॉजर एडिशन टीच द रियल गुडनेस लाइज इन ह्यूमैनिटी एंड सर्विस। सर रॉजर यह भी बताते हैं एसएसए का असली मतलब कि गुडनेस, जो एक गुडनेस इन ह्यूमैनिटी, एक मानवता का जो व्यवहार है, और सेवा भाव के बारे में, रॉजर के सेवा भाव और मानवता के बारे में यह ऐसे जो है वो हमें मैसेज देता है। कुल मिलाकर यह समझिए कि सर रॉजर एक अच्छे धार्मिक और नैतिक व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में है। थर्ड चैप्टर आता है ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि जिसके राइटर हैं चार्ल्स लैम, और ये एक रेवरी है, यानी ये एक कल्पना का है चार्ल्स लैम की। ये ऐसे जो है, सबसे पहले इसका इंट्रो देखिए। सम ड्रीम्स फील टू सो रियल, कुछ सपने जो होते हैं वो फील होते हैं, महसूस होते हैं, सो रियल, असली, दैट यू वेक अप, लेकिन जब आप जगते हो, योर हार्ट स्टिल लाइव्स इनसाइड देम, और तभी आप उठने के बाद सोकर भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। दिस इज़ वन सच ड्रीम, यह भी एक ड्रीम है। द मोस्ट इमोशनल एसे बाय चार्ल्स लैम, जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है। यह भी उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। कॉल्ड ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी, यह ऐसे जो है ड्रीम चिल्ड्रन इसीलिए कहलाता है क्योंकि यह चार्ल्स लैम का एक सपना होता है। अब देखिए अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जो कि कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और थ्योरी क्वेश्चन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चार्ल्स लैम जो हैं, जिनका बर्थ हुआ था 1775 में एंड 1834 में उनकी डेथ हुई थी। एज एन इंग्लिश एसेलिस्ट, जो कि इंग्लिश के एसेलिस्ट माने जाते हैं पर्सनल एसे के, तो ये बहुत सबसे फेमस एसेलिस्ट हैं। नोन फॉर हिज इमोशनल एंड पर्सनल स्टाइल, यह जाने जाते हैं अपने इमोशनल और पर्सनल व्यक्तिगत स्टाइल, ऐसे के स्टाइल्स के बारे में। एंड ही ब्रॉट अबाउट हिज ऑन मेमोरीज,
और वह लिखते हैं एसेज में अबाउट हिज ऑन मेमोरीज, अपने ही यादों के बारे में, अपनी मेमोरीज के बारे में, फैमिली एंड फीलिंग विद हॉनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। चार्ल्स लैम्ब ने जीवन की यादों और अनुभवों को बहुत ही कोमलता से दिखाया है और इनकी मेमोरीज हैं वो ज़्यादातर इनकी फैमिली पर बेस्ड हैं एंड हॉनेस्टी और सिंप्लिसिटी के साथ ये अपने ऐसे को लिखते हैं बहुत ही ईमानदारी और सरल शब्दों में। इसके बाद क्या कहते हैं ये ऐसे में समरी क्या है इस ऐसे की, सीन बाय सीन चलिए देखते हैं। सबसे पहला सीन जो होता है इस ऐसे का वो ये है, ड्रीम चिल्ड्रन जो है बिगिंस होता है, शुरुआत होती है इस ऐसे की। चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, जो बच्चे होते हैं वह लव टू हियर, उन्हें पसंद होती है स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, अपने से बड़ों की। लैम्ब जो होता है इमेजिन करता है, वह कल्पना करता है, सिटिंग इन हिज आर्म चेयर, वह अपनी आर्म चेयर पर बैठा हुआ है और वह ऐसा कल्पना कर रहा है कि टेलिंग स्टोरीज टू हिज टू चिल्ड्रन, वह अपने दो बच्चों को, दो चिल्ड्रन जो होते हैं जिसका पहले का नाम होता है एलिस एंड दूसरे का जॉन, ये दोनों इसके बच्चे हैं, वह ऐसा कल्पना करता है। और जो लैम्ब है ही टेल्स देम, और वह उन्हें बताता है अबाउट द ग्रैंड मदर, उनकी दादी के बारे में वह उन्हें बता रहा है। फील्ड एंड हिज चाइल्डहुड एंड हैप्पी डेज, लैम्ब ने अपने दोनों बच्चों को अपनी बचपन की बातें सुना रहे हैं, जैसे उनकी दादी, मिस्टर फील्ड और पुराना घर। फिर वार्म कैंडलाइट लैम्प विथ टू स्माइलिंग किड्स। अब दूसरा सीन जो होता है इस ऐसे का वो ग्रैंड मदर मेमोरी, उनकी दादी की जो यादें हैं उसके बारे में बता रहा है। माई ग्रैंड मदर फील्ड वॉज द गुड एंड कमली ओल्ड वूमेन, वो कहते हैं अपनी दादी के बारे में, शी वॉज काइंड, वह जो है काइंड बहुत ही दयालु, पॉइज एंड लव्ड बाई ऑल, और सभी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते थे। लैम्ब रिमेंबर्स, लैम्ब याद करते हैं, हाउ शी टुक केयर ऑफ अ बिग ओल्ड मेंशन ऑल एलोन, वो किस तरह से घर में सभी का ख्याल रखती थी इतने बड़े घर में ना, इसलिए वो अपने दादी के जो बिहेवियर था, उनका बर्ताव था और उनकी जो अच्छाइयाँ थी उन्हें याद करते हैं और अपने बच्चों को ये सभी स्टोरीज़ बता रहे हैं अपनी मेमोरी को। उनकी दादी बहुत नेक और धार्मिक थी, उन्होंने पूरे घर को संभाल रखा था। अब इसके बाद क्या सीन होता है कि चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में, अब वो अपनी पहले दादी के बारे में बताया, अब वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़, अपने बचपन की यादों के बारे में बता रहे हैं। ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को याद करते हैं। प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खेल रहे हैं और रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ रहे हैं। एंड स्लीपिंग इन द ग्रांड हॉल वेयर पेंटिंग ऑफ एंजल्स हग ऑन द वॉल, और वो स्लीप यानी सो रहे थे इन द गार्ड हॉल, एक बहुत ही बड़े हॉल में जहाँ पर कुछ पेंटिंग्स, एंजल की कुछ पेंटिंग जो थी वो टंगी हुई थी ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। लैम्ब अपनी बचपन की मस्ती और कल्पनाओं को याद करते हैं। हिज ब्रदर जॉन, उनका भाई जो होता है चार्ल्स लैम्ब का, जॉन वॉज ब्रेव, जो कि बहादुर है, बट सम टाइम्स अनकाइंड, लेकिन कभी कभी वह जो है वो अनकाइंड हो जाता है। तो ये समझिए कैसे। स्टिल लैम्ब्स लव्ड हिम डीपली, भाई जॉन कभी कभी सख्त थे लेकिन उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद वो अपने भाई के बारे में बताया, अपने बच्चों से, अपनी दादी के बारे में, फिर लास्ट में बता रहे हैं सीन नंबर 4 में, ही लॉस्ट लव, कैसे। देन ही टॉक अबाउट एलिस, हिज वी लव्ड, ही वॉज ब्यूटिफुल काइंड बट शी मैरिड एनो अदर, एलिस उन्होंने सच्चा प्रेम किया लेकिन वह किसी और की पत्नी बन गई। दिस शोज हिज लॉयनेस एंड हार्ट ब्रेक,
यह सीन जो है वो दर्शाता है, हमें दिखाता है उनकी लैम के अकेले के बारे में, उनके अकेलेपन के बारे में और हार्ट ब्रेक। फिर क्या होता है इनके ड्रीम चिल्ड्रन, ऐसे में कि सीन क्या होती है, द ड्रीम चिल्ड्रन ब्रेक, उनका सपना जो है वो टूट जाता है सबसे लास्ट सीन में, सीन नंबर 5 में। सडनली द चिल्ड्रन फेसेस स्टार्ट टू चेंज, दे बिकम सैड एंड साइलेंट। अचानक से क्या होता है कि वो जो इमेजिन कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस को, उनका फेस, उनका चेहरा जो है सैड, दुखी हो जाता है और साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है। एलिस से सॉफ्टली, एलिस सॉफ्टली कहती है, बहुत धीमे से कहती है, वी आर नॉट रियल पापा, वी आर ओनली ड्रीम चिल्ड्रन, द ड्रीम यू माइट हैव हैड विथ योर लॉस्ट लव। और फिर क्या होता है, देन ड्रीम फ्रेड्स, उनका सपना टूटता है। लैम वेक अप अलोन इन हिज चेयर, और लैम जो है वो जगते हैं और अकेले बैठे रहते हैं, सपना टूट जाता है और लैम को यह एहसास होता है कि वह अकेले हैं, ना बच्चे हैं ना एलिस है, बस यादें हैं। अब देखिए शॉर्टकट में समरी इस लेसन की। चार्ल्स लैम इमेजिन्स हिज लाइफ एज इट कुड बीन, जैसी कि उनकी पिछली बीते हुए उनकी यादें थी, वह इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं अपनी उसी लाइफ के बारे में। विद द वाइफ, एक वाइफ उनकी जो कि एलिस है, एंड 2 चिल्ड्रन जो कि एलिस और जॉन हैं। बट इन रियलिटी ही नेवर मैरिड, बट सच्चाई क्या होती है कि उनकी शादी ही नहीं हुई रहती, वह केवल इमेजिन करते हैं। हिज ड्रीम चिल्ड्रन सिम्बलाइज्ड लॉस्ट लव, लॉयनेस एंड मेमोरीज, उनके जो 2 ड्रीम चिल्ड्रंस होते हैं वह प्रतीक हैं किसका, उनके लॉस्ट लव का, लॉयनेस का, अकेलेपन और उनकी बचपन की यादों के बारे में। अब इस निबंध का, यह निबंध जो है स्मृति और कल्पना का सुंदर संगम है, जहाँ लेखक ने अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को अपने सपनों के रूप में दिखाया है। उसके बाद ड्रीम चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम मेमोरीज एंड मेमोरीज आर वॉट मेक अस ह्यूमन, सपने और यादें ही जीवन का असली खजाना है। लैम्प सिखाते हैं कि प्यार और बीती यादें कभी सच में ख़त्म नहीं होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक शॉर्टकट में देखिए, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर क्विक रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु इज़ राइटर ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन, तो चार्ल्स लैम्प है इसके राइटर ड्रीम चिल्ड्रन के। वी आर द ड्रीम चिल्ड्रन, कौन है, एलिस एंड जॉन जो होता है वो ड्रीम चिल्ड्रन होते हैं। हु इज़ मिस्टर फीड, मिस्टर फ्रीड जो है वो चार्ल्स की ग्रैंड मदर होती हैं। व्हाट हैपन्स एट द एंड, अंत में क्या होता है। लैम्प वेक अप, लैम्प जगते हैं, और ड्रीम चिल्ड्रन डिसअपीयर, और जो कि आप वो सपने देख रहे होते हैं वो उनका सपना टूट जाता है। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर जो इस लेसन से बहुत ही ज़्यादा आता है, 8 और 10 मार्क्स का होता है ड्रीम चिल्ड्रन का। क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द थीम ऑफ लव एंड मेमोरी इन ड्रीम चिल्ड्रन, आपको इस ऐसे में जो कि लव और मेमोरी के बारे में जो विषय है इस पे डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। चलिए देखते हैं कैसे आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो ड्रीम चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम्प ड्रीम चिल्ड्रन इज़ बेस्ड ऑन पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। जो ड्रीम चिल्ड्रन होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ मेमोरी के बारे में पूछा गया है और थीम ऑफ लव, इन दोनों के बारे में बताया है। तो लैम्प जो है ये कहानी है, लैम्प की जो ड्रीम चिल्ड्रन ये बेस्ड होती है पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, जो कि उनकी यादों और कल्पना पर आधारित है यह कहानी। ही ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन ही नेवर हैड रिमेंबर हिज लॉस्ट लव एंड एलिसा, वह क्या है, ड्रीम ऑफ चिल्ड्रन, वह 2 बच्चों की जो है सपना देखते हैं। ही नेवर हैड रिमेंबर्स हिज लॉस्ट लव एलिसा, और याद करते हैं किसको, एलिस को, जो कि उसका लॉस्ट लव है। थ्रू जेंटल स्टोरी टेलिंग लैम्प एक्सप्रेसेस हिज डीप लॉयनेस एंड लव फॉर फैमिली,
यह स्टोरी से जो लैम्ब है वो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं अपने अकेलेपन के बारे में एंड लव, और अपनी फैमिली को याद करते हैं, फैमिली के व्हेन द ड्रीम एंड्स, और जब ड्रीम खत्म होता है उनका तो रीडल फील हिज पैन, वह अपने दुख को फिर से अनुभव करते हैं, येट आल्सो हिज वार्मथ एंड ह्यूमैनिटी। इट इज़ both sad and beautifully just like life itself। लैम्ब का यह निबंध जो है प्रेम, स्मृति और अकेलेपन की करुणा की कहानी है, जहाँ सपना टूटता है, केवल भावनाएं अमर रहती हैं। इट इज़ both sad and beautiful। अब ट्रिक याद करिए कि क्या है। ट्रिक है ड्रीम चिल्ड्रन का याद रख लीजिए। डी से होता है डीम इमोशंस। चार्ल्स लैम्ब ने अपने इमोशंस के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बताया है इस हिस्से में। आर से रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट, अपने पुरानी यादों को वो फिर से याद रिमेम्बर कर रहे हैं। ई से एक्सपीरियंस ऑफ लव। ए से एलिस एंड चिल्ड्रन। एम से मेमोरी एंड मेलंचली। अब आ चुका है चैप्टर नंबर 4, सबसे लास्ट ऐसे है ये आपके सिलेबस का, जो कि है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि राइट किया गया है बाय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए इस चैप्टर का। वो कहते हैं ट्रू पैट्रियटिज्म, जो सच्ची देशभक्ति है, इज़ नॉट अबाउट स्लोगन और पॉलिटिक्स। यह केवल स्लोगन और पॉलिटिक्स यानी राजनीति से नहीं, सच्ची देशभक्ति नहीं कही जा सकती इसे। इट्स अबाउट लव फॉर द नेशन। यह सच्चा प्रेम जो होता है देश के लिए, फॉर इट्स पीपल एंड फॉर पीस। इंडियन फ्लैग वेविंग सॉफ्टली, डॉक्टर कलाम्स जनरल स्माइल। सबसे पहले देखेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन। तो APJ अब्दुल कलाम जो हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं 11वें, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, अ साइंटिस्ट, टीचर एंड ड्रीमर, जो कि साइंटिस्ट, टीचर एंड एक ड्रीमर हैं, हु बिलीव्ड इन द यूनिटी, जो कि एकता में विश्वास रखते हैं, यूथ पावर एंड स्पिरिचुअलिटी, और अध्यात्म में, इन सभी चीज़ों में बिलीव करते हैं। कौन? APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो एक वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के उपराष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सच्चे देशभक्ति को धर्म और राजनीति से ऊपर बताया है। अब चलिए समरी देखते हैं इस ऐसे का लाइन बाय लाइन। पैराग्राफ वाइज ऐसे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला पैराग्राफ जो आता है इस ऐसे का वो है व्हाट इज़ ट्रू पैट्रियटिज्म। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस ऐसे से। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि पैट्रियटिज्म इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग और शाउटिंग स्लोगन। सच्चा देशभक्त वह नहीं है कि जो कि देश में एक दूसरे से फाइटिंग करता रहे ऑन शाउटिंग स्लोगन, और केवल स्लोगन्स कहने से कोई सच्चा देशभक्त नहीं बन जाता। इट इज़ अबाउट सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। सच्चा देशभक्त वही है जो देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करे। सच्चा देशभक्त वह है जो बिना स्वार्थ के देश की सेवा करे, ना कि भाषण दे या झंडे लहराए। स्टूडेंट्स पेंटिंग ट्रीज, सोल्जर्स हेल्पिंग विलेजर्स। इस ऐसे का सेकंड पैराग्राफ है जिसमें बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो पैट्रियटिज्म हैज़ नो रिलीजन। देशभक्त में कोई भी धर्म और कोई भी राजनीति, नो बाउंड्रीज, और कोई भी जो है बाउंड्रीज नहीं होती हैं। कलाम्स एक्सप्लेन। कलाम कहते हैं कि द रिलीजन, जो धर्म है, शुड यूनिट अस नॉट डिवाइन। जो एक सही धर्म है वह हमें यूनिट, हमें एकता सिखाता है, ना कि बंटवारा। वो कहते हैं पॉलिटिक्स शुड सर्व पीपल नॉट पावर।
जो धर्म और राजनीति है हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। सच्चा देशभक्त हर इंसान से प्रेम करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। थर्ड पैराग्राफ में ये यूथ पावर के बारे में बता रहे हैं। कलाम स्ट्रांगली बिलीव्ड, वो बहुत ही दृढ़ होकर यह विश्वास करते हैं, इन यंग्स माइंड, जो हमारे देश के युवा हैं, यंग्स युवा हैं, उनके दिमाग पर और उनके माइंड्स पर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द हैंड ऑफ यूथ, वो कहते हैं कि जो भारत का भविष्य है वो यूथ के हाथों में है। उनका मतलब ये है कि यंग बॉयज़, जो यंग बॉयज़ हैं वो स्टडिंग अंडर स्ट्रेट लाइट टर्निंग इनटू साइंटिस्ट, जो कि वही आगे चल के हमारे देश के वैज्ञानिक बनने वाले हैं ना। पैराग्राफ नंबर 4 जिसमें कि उन्होंने साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी दोनों के बारे में बताया है। कलाम ब्यूटीफुली कनेक्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, कलाम जो है वो धर्म और विज्ञान से और अध्यात्म दोनों से जुड़े हुए हैं। शी सेज, वो कहते हैं, प्रोग्रेस मीन्स यूजिंग साइंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड गाइडेड बाय मोरल वैल्यूज़, विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ साथ चलनी चाहिए ताकि विकास में नैतिकता बनी रहे। और रॉकेट लॉन्चिंग, इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, प्लस टेम्पल बेल्स इन बैकग्राउंड, साथ ही साथ ये जो है मंदिर मस्जिद सभी जगह जो है अध्यात्म को भी उतना ही महत्व देते थे जितना कि साइंस को। पैराग्राफ नंबर 5 मैसेज टू द नेशन, फिर ये मैसेज देते हैं कलाम्स एंड विद होप, एक आशा के साथ। सबसे लास्ट में इस एस्से में एक मैसेज देते हैं, लेट अस ऑल बी प्राउड टू बी इंडियन नॉट बाय बर्थ बट बाय एक्शन, वो कहते हैं कि हमें जो है भारत पे ऐसा बनाना है जिससे हमें भारत पर प्राउड हो, गर्व हो, केवल यहाँ पे जन्म के लिए नहीं बल्कि अच्छा कार्य करके हमें भारत को गौरवान्वित करना चाहिए। His dreams of an India where everyone's love with unity, respect and peace, वो ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ हर नागरिक जो है वो कर्म से देशभक्त हो, ना केवल शब्दों से। और मैप ऑफ इंडिया ग्लोइंग विथ यूनिटी एंड लाइट। अब अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उन सभी को पॉइंट्स में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। समरी देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे टीच दैट, हमें यह सिखाता है, पैट्रियटिज्म मीन लव एंड सर्विस नॉट हेट और डिवाइन, पैट्रियटिज्म एक सच्चा देशभक्त वही है जो कि देश से प्रेम और सर्विस सेवा करे, नॉट और हेट ना करे, किसी से घृणा और बंटवारे की बात ना करे। रिलीजन एंड पॉलिटिक मस्ट नॉट ब्रेक यूनिटी, धर्म और राजनीति जो है वो एकता को ना तोड़े। यूथ आर द रियल बाउंडर्स ऑफ सोल बिल्डर्स ऑफ इंडिया, जो यूथ हैं वो युवा हैं, वो हमारे देश के सच्चे जो हैं वो देशभक्त, वही चल के भारत का भविष्य है, जो यूथ हैं हमारे देश के। इसके बाद यूथ आर रियल बिल्डर्स ऑफ इंडिया, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन्होंने भी कहा है। फिर इस निबंध यह हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति ना तो धर्म में है और ना राजनीति में, बल्कि निस्वार्थ सेवा, एकता और मानवता में है। वो धर्म और राजनीति को जो है नहीं मानते हैं, बल्कि एक निस्वार्थ सेवा और एकता में विश्वास रखते हैं। मोरल मैसेज देता है कि लव योर कंट्री थ्रू योर वर्क नॉट जस्ट योर वर्ड्स, कर्म से देशभक्ति दिखाओ, ना केवल नारे से नहीं। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एसे का लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से देखिएगा। लिखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, जो कि 8 से 10 मार्क्स का होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स आइडिया ऑफ पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो उनका कहना है इस ऐसे में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उसी को वर्णन करना है जो कि धर्म और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो कलाम सेज प्रेजेंस अ प्योर एंड यूनिवर्सल आइडिया ऑफ पैट्रियटिज्म,
कलाम जो है वो इस एस्से में प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं एक प्योर, पवित्र एंड यूनिवर्सल सार्वभौमिक पैट्रियटिज्म, देशभक्ति को। ही टीच दैट पैट्रियटिज्म इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि देशभक्ति केवल राजनीति में और रिलीजन यानी धार्मिक पहचान से नहीं देशभक्ति केवल की जाती, बट अबाउट सर्विंग द पीपल, पर लोगों की सेवा करना, इम्प्रूविंग द नेशन, लोगों की सेवा करना ही जो है हमारे देश को प्रगतिशील बनाता है। शी बिलीव इन यूनिटी, वह जो है यूनिटी, एकता और हार्ड वर्क, परिश्रम एंड मोरल स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों में वो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। हिज आर्ग्यू, वो निवेदन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं यूथ टू बिकम नेशन बिल्डर्स, जो हमारे देश के युवा हैं वह भारत का भविष्य बने। थ्रू साइंस, हॉनेस्टी एंड कंपैशन, एक अच्छे जुनून, ईमानदारी और साइंस। हिज मैसेज है, उनका मैसेज है इस एस्से की, लेट्स राइज अबव डिविजन्स एंड वर्क टुगेदर फॉर इंडिया, कि भेदभाव को छोड़कर हमें जो है एक साथ मिलकर इंडिया का प्रोग्रेस करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में जितने आपके एसेज थे सभी के लॉन्ग, शॉर्ट, ऑल टाइप क्वेश्चंस, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो कोई भी क्वेश्चन आंसर इससे आपको छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा।